नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जनपद शामली में जमीनी रंजिश के चलते वृद्ध युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक के सगे भतीजे व उसके साथी पर लगा है। आरोपी भतीजे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर चाचा को गोली मार दी। गोली लगने से चाचा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक कवारे चाचा की जमीन पर आरोपी भतीजे की नजर थी। पुलिस ने आरोपी भतीजे व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। दरअसल मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गाँव लाख का है, जहाँ पर सगे भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस समय की है जब चाचा घर पर अकेला बैठा हुआ था। उसी दौरान सगा भतीजा घर पर आया और अपने साथ बुला कर ले गया। षड्यंत्र के तहत अपने साथी के साथ मिलकर गोली मार दी और मौके से भाग निकला। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने घटना को वर्कआउट करते हुए आरोपी भतीजे व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने साथ ही आरोपियों के कब्जे से आला कत्ल बरामद किया। आरोपियों ने बताया कि मृतक युवक उनका चाचा था। मृतक युवक का नाम वेदपाल था। बताया जा रहा है कि वेदपाल कवारा है, जिसके नाम काफी जमीन थी, जिसे हथियाने के लिए आरोपी भतीजे ने अपने साथी के साथ चाचा की हत्या का षड्यंत्र रचा और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम लाख में वेदपाल नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल सीओ सिटी शामली तथा एसएचओ कोतवाली मौके पर पहुंचे। शव का पंचायतनामा भर के उसे पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। इसके अनावरण के लिए टीमें लगाई गई। कोतवाली थाना पुलिस द्वारा 12 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 2 हत्या अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया आला कत्ल समेत। जो 2 हत्या अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें मोनू व सागर हैं। मोनू मृतक वेदपाल का सगा भतीजा है। मृतक वेदपाल की उम्र 55 वर्ष है तथा वो अविवाहित थे। उनके नाम पे कुछ जमीन थी जिस पर उनके भतीजे की नजर थी। इसी क्रम में उनके द्वारा ये षड्यंत्र रच के इस हत्या को कारित किया गया। बाकी इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। इनके कब्जे से आला कत्ल जो अवैध पिस्टल है, जिंदा कारतूस समेत बरामद किया गया है तथा पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद शामली के कैराना में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव जगनपुरा का है। गांव जगनपुरा के जंगलों में 2 युवतियों के शव मिले हैं। धारदार हथियारों से काटकर युवतियों की हत्या की गई है और हत्या करने के बाद दोनों युवतियों को रस्सी में बांधकर एक गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि गन्ने के खेत में 2 अज्ञात युवतियों के शव पड़े हैं। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी कैराना प्रदीप कुमार व इंस्पेक्टर यशपाल धामा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा दोनों मृतक युवतियों के शवों की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन दोनों मृतक युवतियों की पहचान नहीं हो पाई। मृतक दोनों युवतियों की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष है। दोनों युवतियों के सर व गले पर चोट के गहरे निशान भी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इस हत्याकांड की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हत्या क्यों की गई है और किसने की है, इन बातों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और न ही दोनों मृतक युवतियों की पहचान हो पाई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। शाम करीब 7 बजे कैराना थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जगनपुरा के जंगलों में गन्ने के खेत के किनारे 2 अज्ञात शव पड़े हुए हैं। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी कैराना तथा एसएचओ कैराना में फोर्स मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच प्रारंभ की। 2 डेड बॉडी जिनकी उम्र करीब 20 से 25 वर्ष थी युवतियों की, वो मौके से मिली, जिनके सर पे और गले पे चोट के निशान थे और मौके पर ही पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। पंचायतनामा की कार्रवाई में लड़कियों के जो शरीर पे कपड़े थे वो व्यवस्थित मिले तथा प्रथम दृष्टया दुष्कर्म जैसी कोई बात नहीं पाई गई। दोनों बॉडीज का पंचायतनामा भर के इन्हें मोर्चरी भिजवा दिया गया है। इनकी शिनाख्त तथा घटना के सफल अनावरण के लिए तत्काल 4 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही इसे हम वर्कआउट कर लेंगे। बिजनौर के मंडावर के बालावाली गंगा घाट पर सदर विधायक पति मौसम प्रवासियों की सुध लेने पहुंचे। दरअसल मामला जनपद बिजनौर के मंडावर क्षेत्र के बालावाली पुलिस चौकी का है। बालावाली थाना मंडावर के बालावाली पुल के पास कोरोना महामारी के चलते परेशान प्रवासियों को देखने के लिए पहुंचे सदर विधायक पति मौसम। उन्होंने चौकी इंचार्ज संदीप मलिक से कहा कि कोई भी मजदूर यहां से भूखे न जाने पाए और इन लोगों को कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा मानी जाती है, तो सभी से अपील करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, एक दूसरे की मदद करते रहें। वह सभी मजदूरों को पानी की बोतल, बिस्कुट और खाने की अन्य सामग्री वितरित की गई। तरफ से
बसों का पूरी व्यवस्था करी गई है। प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था भी करी गई है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। टेंट की व्यवस्था करी गई है और पानी का टैंकर है, पानी है, फ्रूटी है, नाश्ते पूर्ण व्यवस्था है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ से प्रवासी मजदूर जाएंगे बसों द्वारा, बिजनौर इनके रुकने की व्यवस्था, वहाँ से इनके गंतव्य के लिए दूसरी बसों की व्यवस्था करी गई है। अच्छा, यहाँ से बिजनौर तक और बिजनौर से दूसरी बसों द्वारा। सहारनपुर के देवबंद में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। देवबंद के गांव सुल्तानपुर मौसम निवासी 45 वर्षीय भूप सिंह देवबंद में जीटी रोड पर एक आयरन स्टोर पर काम करता है। मृतक के पुत्र संदीप ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे वह दुकान के लिए निकला था और सुबह 5:30 बजे के करीब डायल 112 से पुलिस कर्मियों द्वारा परिजनों को फोन कर बताया गया कि भूप सिंह का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल आने के लिए बोला गया। जैसे ही परिजन अस्पताल पहुंचे तो भूप सिंह का मृत शरीर वहां पर पड़ा था। परिजनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और सभी परिजन फूट कर रोने लगे। परिजनों ने भूप सिंह की हत्या की आशंका जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। देश में लगातार कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते आने वाले पर्वों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कुछ दिन बाद ही ईद का पर्व आ रहा है। कोरोना वायरस के कारण इस बार ईद का त्योहार अपने घरों में ही मनाने के लिए कस्बे के मौलाना द्वारा सभी लोगों से अपील की जा रही है। मौलाना अरशद कासमी मोहसिन मदरसा इस्लामिया जामिया व इमाम जामा मस्जिद मीरापुर द्वारा ईद के सिलसिले में बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते जैसे रमजान के महीने में नमाज घरों पर अदा की गई है, इसी तरह ईद की नमाज भी सादगी के साथ आपसी दूरी बनाकर घरों में ही पढ़ें और प्रशासन से जारी हिदायत को अपनाएं और देश में अमन, सुकून और कोरोना से निजात की दुआएं करें। प्राचीन चांद तारा मस्जिद के मौलाना अल्लामेर मजरू ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस बार अलविदा जुमे की नमाज व ईद का त्योहार अपने घरों में रहकर ही आपसी दूरी बनाकर मनाएं और इस महामारी की लड़ाई की जंग में देश का सहयोग करें। खासतौर से हिंदुस्तान के लोगों से वही बात कहूँगा जो आम तौर से हर बड़ा आदमी समझा रहा है। उलमाए किराम कह रहे हैं, दारुल भी कह रहा है कि जो हुकूमत ने प्रोग्राम दिया है सफाई का, सुथराई का, नमाज के बारे में, उसी तरह उसको इस्तेमाल किया जाए और जितनी भी अपने से एहतियात हो सके वो एहतियात करें, खाने पीने की, मिलने जुलने की। और असल चीज़ तो इस्लाम में सफाई भी है और सफाई हर एक को पसंद भी है। जैसे ईद की नमाज आ रही है तो जिस तरह दारुल ने कहा उसी तरह अमल किया जाए। अपनी तरफ से कोई ये बात न कही जाए कि हम ज़बरदस्ती करेंगे, ऐसा करेंगे। दारुल ने कहा कि 3 आदमी मिलकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। वो ईद की पढ़ना चाहे ईद की पढ़ लें, ना पढ़ना चाहे ना पढ़ें। जिस तरीके से हमारी नमाज़ें मस्जिदों में हो रही है उसी तरह ईद के दिन भी नमाज के बारे में दारुल की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से हिदायत की जा रही है और उसी पर हमारा अमल होना चाहिए। हाँ, अलविदा जुमे का भी मसला यही है कि जिस तरीके से हमने पहले जुमे 2-2, 3-3 करके मस्जिदों में पढ़े हैं या किसी ने अपने अपने घरों में पढ़ लिए, वो तो सब के हो गए हैं। अगर किसी ने नहीं भी पढ़े तो उनकी ज़ोहर की नमाज़ हो जाती है। इस पर कोई ज़्यादा पाबंदी की बात नहीं है। और इस वक्त ये जो पैगाम दिया जा रहा है ये हमारा सबके फ़ायदे के लिए है। ये असल में ये हमारा इलाज हो रहा है और हमारी यहाँ की क्या बात है, पूरी दुनिया में इस पर पाबंदी से अमल किया जा रहा है, हरमैन में अमल किया जा रहा है। तो इसके लिए जैसे पहले से हम करते आए हैं, आने वाला अलविदा जुमा भी इसी तरीके से। मोहतरम हजरात, इस वक्त ख़ास तौर से ईद की नमाज के सिलसिले में चंद बातें अर्ज करनी हैं। आप हजरात को मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस का वबाई मर्ज फैला हुआ है और बहुत तेजी के साथ फैलता जा रहा है। इस मर्ज से बचाव के लिए हुकूमत ने कुछ हिदायत जारी की हैं। उन हिदायत का हमें ख़ास तौर से ईद के मौके पर ख़ास ख्याल रखना है, समाजी दूरी बना करके रखना है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। और इसी तरह से दूसरी बात ये अर्ज करनी है कि जिस तरह से रमज़ान के महीने में माशाअल्लाह मुसलमानों ने एक मिसाली किरदार अदा किया है कि जुमे की नमाज, तरावी की नमाज,
और बाकी 5 वक्ता नमाजें अपने घरों के अंदर अदा की हैं। इसी तरह से खास तौर से इस मौके पर यह दरख्वास्त करनी है कि ईद की नमाज भी अपने घरों के अंदर अदा करें और मसाजिद में सिर्फ वही 5 लोग जो मुतय्यन हैं नमाज अदा करें। कोई ऐसा मौका न दे कि जिससे किसी को शिकायत हो या कहीं हुकूमत का कोई कानून और ज़ाब्ता टूटता हो, इसका खास ख्याल रखें और आपस में भाईचारे का ख्याल रखें। ईद का मौका है, एक दूसरे के काम आए और जहां हम अपनी ईद सादगी के साथ मनाएं, इसी के साथ साथ अपने गरीब भाइयों का, जरूरतमंदों का भी खास तौर से ख्याल रखें कि उनकी ईद भी बन जावे। कुछ ना कुछ उनको भी हम देने की कोशिश करें अपने तौर पर। और हमारे अकाबिर, हमारे बड़ों ने जो गाइडलाइन जारी की है, खास तौर से अमीरुल हिंद हजरत मौलाना कारी सईद मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना सईद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम, तो उसका हम खास ख्याल रखें और उसी के मुताबिक अमल करें। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। और एक बात और खास तौर से अर्ज करनी है कि जो लोग जमात के साथ अपने घरों में नमाज अदा ना कर सके, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो हजरात अपने घरों में 2 या 4 रकात नमाज चाश्त की अदा कर लें। अल्लाह पाक की जात से उम्मीद है कि उनको भी ईद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में टर्नर रोड पर समाजसेवी आफ्ताब राव द्वारा ईद के अवसर पर कोरोना वायरस महामारी के चलते गरीब व असहाय 40 परिवारों को राशन किट का वितरण किया गया, ताकि वह गरीब परिवार ईद का पर्व सादगी के साथ मना सकें। बदलते वक्त के साथ आज रिश्तों की डोर भी कमजोर साबित हो रही है। अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो रहे हैं और कत्ले आम तक कर रहे हैं। मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कसोली का है, जहां एक कलयुगी बेटे ने मामूली कहासुनी होने पर अपने पिता के सर में लोहे की रोड से हमला कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, मृतक पिता के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गाँव कसोली में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ एक कलयुगी पुत्र ने पिता के सर में लोहे की रोड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कसोली निवासी 60 वर्षीय सुखवीर सैनी पुत्र दाताराम सैनी का 23 वर्षीय पुत्र अर्जुन सैनी पास के ही गाँव चौकड़ा में कोल्हू में कार्य करता था। दोपहर जब कार्य करने के बाद उसका पुत्र अर्जुन घर पर आया तो पुत्र की पिता से मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद कलयुगी बेटे ने मामूली कहासुनी होने पर अपने पिता के सर पर लोहे की रोड से हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र के बीच विवाद काफी बढ़ गया था और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची थी और फिर गुस्से में आग बबूला हुए बेटे अर्जुन ने आओ देखा न ताओ और घर में रखी लोहे की रोड से अपने पिता के सर पर वार कर दिया। इस हमले में पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक पिता के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीओ सदर कुलदीप कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। उधर पुलिस द्वारा हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार किए जाने की सूचना भी आ रही है। चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है कसोली, वहाँ पे पिता पुत्र में मामूली बात को लेकर घरेलू झगड़ों को लेकर कहासुनी हुई और जो पुत्र है जिसका नाम है अर्जुन, उम्र तकरीबन 23 साल है, उसने अपने पिता सुखबीर जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल है, गुस्से में आके आवेश में आके वहीं पड़ा हुआ एक मोटा रोड था जो सब्बल टाइप का होता है, वो उठाकर उनके सर पे मार दिया, 2-3 वार किए, जिससे मौके पर इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया? आरोपी की तलाश जारी है, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में महावीर चौक पर मुख्य मार्गों पर डॉक्टर राजीव कुमार प्रभारी सहारनपुर मंडल, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी व उनकी टीम के सदस्यों आजमा खान, रीचा विश्वकर्मा, जूबी मिर्जा,
परी अग्रवाल व शिरीन खान द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु जन जागरूकता लाने के लिए पेंटिंग बनवाई गई व स्लोगन लिखे गए। पेंटिंग का अवलोकन कुशल पाल सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बुढ़ाना, जितेंद्र यादव, वरिष्ठ उप निरीक्षक जयवीर सिंह, प्रभारी पुलिस चौकी बुढ़ाना द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव कुमार व उनकी टीम की छात्राओं द्वारा कोरोना योद्धाओं, प्रभारी निरीक्षक व कस्बा इंचार्ज को पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया गया। पेंटिंग बनाने वाली प्रत्येक छात्र को डॉक्टर राजीव कुमार व प्रभारी निरीक्षक और वरिष्ठ उप निरीक्षक द्वारा छाता व अन्य उपहार भेंट किए गए। सुंदर एवं आकर्षक चित्रकला बनाने व नारे लिखने के लिए उन्हें बधाई दी गई और उनका उत्साहवर्धन किया गया। जनपद सहारनपुर की थाना देहात कोतवाली पुलिस और गो तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गया। वहीं सिपाही वतन कुमार भी बदमाशों के चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में घायल सिपाही को भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सिपाही वतन पवार की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे देहरादून के एक निजी चिकित्सालय में आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं गो तस्करों के कब्जे से पुलिस ने मृतक गोवंश और जिंदा गोवंश भी बरामद किए हैं। संबंधित मामले में एसएसपी सहारनपुर दिनेश कुमार पी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि देर रात जैसे ही पुलिस को थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के घानाखड़ी गांव में गौकशी की सूचना मिली तो पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जंगलों में छानबीन शुरू कर दी, जहां पुलिस पर गौकशी करने वाले बदमाशों ने फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई और एक बदमाश विरासत निवासी गाँव धानाखंडी को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। एक बदमाश द्वारा वतन पवार नाम के सिपाही द्वारा धरपकड़ मौके पर चाकू से कई बार कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायल सिपाही को जिला चिकित्सालय सहारनपुर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। देखिए, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में गानाखंडी गांव है, वहां पे गौकशी की सूचना मिलती। एसएचओ के साथ सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही मौके पर तत्काल पहुंचे थे। वहां के जंगलों में गौकशी करते हुए लोग पाए गए हैं। वहां के मौके पर कटी हुई गाय और मांस मिली है और एक जिंदा बछड़ा बंधी हुई मिली है। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दिया है। इसी बीच में हमारे एक सिपाही बहादुर वतन पवार सिपाही, उन्होंने एक गौकश को पकड़ने में पकड़ लिया था, बट इसी बीच में उसने शोर अल्लाह का फ़ायदा उठाते हुए कि उसने वहाँ जो गौकशी में इस्तेमाल किया जा रहा चूरी को लेके तुरंत सिपाही के पेट में 3 बार वार कर दिया, जिससे वहीं सिपाही गिर गया था। तो फिर उधर जंगल की ओर भाग गया था और लगातार उधर वहाँ के उनके साथी फायरिंग भी कर रहे थे। इसी बीच में पुलिस अपने आत्मरक्षात्मक फायर करते हुए अपने जान को भी बचाते हुए अपने साथी जो नीचे गिर पड़ा है वे वतन पवार, उसको उठा के जिला अस्पताल ले गए और वहाँ से इसको देहरादून रेफ़र कर दिया गया है। वहाँ पे एक निजी हॉस्पिटल में अभी इसकी सर्जरी होगी। अभी फ़िलहाल बहुत ही उसका कंडीशन क्रिटिकल है, आईसीयू में है। 48 घंटे के बाद ही डॉक्टर ने कहा कि कुछ कह सकते हैं उसकी क्या हालत रहेगी। इस बीच में यहाँ पे काफ़ी अन्य फोर्स को भी बुलाया गया था, कोमिंग कराया गया था। उसे अंदर जो जंगलों में कोमिंग के बाद एक लड़का वहाँ पे पड़ा मिला है, उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। वो विरासत उर्फ मालूल पुत्र यामीन निवासी गानाखंडी का रहने वाला है, वो पाया गया है। वही बदमाश जो है सिपाही के पेट में जो चूरी मारा है और पुलिस की आत्मरक्षात्मक फायर में उसकी वहाँ पे घायल होकर गिर पड़ा था, तो वो हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। उनके परिवार वालों को सूचना भेज दी गई है, उसकी पोस्टमार्टम हो रहा है। बाकी अन्य जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो लीगल चीज़ें जो स्टेट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो हम लोगों को सूचना भेजना है वो भेजा जा रहा है। बाकी पूरा तरीके हम कर रहे हैं। अन्य जो 3 साथी उनको जो भागने में सफल रहे हैं उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही पहचान में नहीं आ रहा था। बाद में काफ़ी आसपास के लोगों को बुला के पहचानवाया गया था। ये जो विरासत को और उनकी विरासत के साथी कौन कौन है ये हम जांच कर रहे हैं। एक चीज़ ये ज्ञात हुआ है, विरासत के परिवार में भी गौकशी गौ हत्या की मुकदमा इतिहास है।
तो इसकी और गहनता से जांच कर रहे हैं। आगे की जो भी जानकारी होगी मीडिया को अपडेट कर दिया। सर कि क्या किसी अन्य स्टेट से भी इस केस को हाथ मिला है क्या, कहीं घटना करने का? या नहीं, अभी देखिए, पहले तो जो मुठभेड़ में घायल बदमाश का पहचान ही नहीं हो पा रहा था। बाद में वहाँ के आसपास के लोकल गाना खंडी का गांव का ही था, वहाँ के प्रधान को बुलाया गया, वह पहचानवाया गया था। 3 और कौन थे इसके साथ में, अभी वो रिसर्च करना पड़ेगा, इनका CDR एनालिसिस करना पड़ेगा, तमाम अन्य जो सबूत है इकट्ठे के, तब जाके हम बता पाएंगे। इसमें अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट का कोई अभी जानकारी नहीं। तो सहारनपुर पुलिस की सर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है सर, पूरी टीम को सर क्या देखिए, एक तो हम वो वतन पवार सिपाही की जो हिम्मत है, जो धैर्य है, उसने जो अपने जान को जोखिम में डाल के ये काम किया है, उस पर हमें बहुत गर्व है। हमारे DIG महोदय, हमारे ADG मेरठ जोन महोदय, हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर महोदय, हमारे DGP महोदय तक इनका फ़ोन करके इनका हाल पूछा है और का उच्चतम चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध हो, और उसके लिए जो करना है उसे करने के लिए मेरे को आदेश और निर्देश मिला है हमारे DGP महोदय, मुखिया UP पुलिस के तरफ से भी। और पूरा हम लोग जो गौकशी के खिलाफ जो अभियान है लगातार ये जारी रहेगा, और एक एक गौ पशु को चुन चुन के हम जेल भेजेंगे। अब तक काफ़ी गैंगस्टर्स भी हमने इनके खिलाफ कायम किया है। इनमें पहले से ज़्यादा हम इस पर सख्ती करेंगे और सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। तो सर क्या इनामी भी था सर ये बदमाश? नहीं, ये पहले तो ये पहचान में नहीं था, अभी तक इसके खिलाफ कोई अभी हिस्ट्री नहीं निकाल पाए हम लोग। इसके पारिवारिक हिस्ट्री पता सामने आई है। अन्य जो 3 लोग अभी भी अज्ञात में हैं, अभी इनके बारे में और पता करेंगे। सर सिपाही की क्या हालत है? बहुत गंभीर है, ICU में एडमिट है। इसका इमरजेंसी सर्जरी हुआ है। पेट में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जो फ्लूइड एक्यूमुलेट था उसको निकाल दिया गया है, ऐसे डॉक्टर ने कहा है। और अभी भी कोई भी उसको 48 घंटे के बाद ही उसके सिचुएशन के बारे में बता सकता है। जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव इरशादपुर निवासी चाचा भतीजे अपने गांव से जलालाबाद खाने का जरूरी सामान लेने के लिए बाइक पर जा रहे थे। जाते समय जलालाबाद के निकट ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के पास पहुंचते ही उनकी बाइक फिसल गई। बाइक फिसलने से भतीजे रविंद्र पुत्र पप्पू की मौके पर ही मौत हो गई। वह चाचा घायल हो गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना भवन में भर्ती कराया गया, जहाँ रविंद्र को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं रोहित को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। गाँव में युवक की मौत की सूचना से कोहराम मच गया। ये आज 2 व्यक्ति आए थे, जिसमें एक रविंद्र नाम का लड़का है तो डेड आया है, और दूसरा रोहित है। रोहित को प्राथमिक उपचार के बाद हमने जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर भेज दिया है। तो बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है मृतक के। मृतक का पोस्टमार्टम हुआ है? ये तो वो उनके घर वाले बताएंगे, कराना चाहते हैं नहीं कराना। दूसरा लड़का ठीक है? वो ठीक है। जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाज में रमजान के अलविदा जुमे पर कस्बा इंचार्ज प्रेमपाल यादव ने कस्बे की प्रत्येक गली मोहल्ले में पुलिस जीप के द्वारा लाउड स्पीकर से लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह अलविदा जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों में ना जाएं, इसकी जगह अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। जब तक कोई ऐसा फैसला नहीं हो जाता कि कोरोना का खतरा टल चुका है, तब तक घरों में ही अपनी इबादत जारी रखें। नमाजों के बाद हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआएं करें कि जल्द से जल्द भारत से कोरोना का खात्मा हो जाए, और सभी भारतवासियों की सेहत के लिए भी दुआएं करें। वहीं कस्बे के पूर्व चेयरमैन मियां नसीम ने भी लोगों से घरों में रहकर जुमे की नमाज अदा करने पर जोर दिया और कहा कि कोरोना वायरस महामारी का खतरा अभी भी बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर पुराने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए सभी लोग घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई। वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर बागपत के गांव रटोल के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर कांग्रेसी नेता द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रवासी व राहगीरों ने भोजन ग्रहण किया। रटोल गांव निवासी कांग्रेस के खेकड़ा ब्लॉक अध्यक्ष हसमत चौधरी के नेतृत्व में एक्सप्रेस वे पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पैदल व वाहनों के माध्यम से अन्य प्रांतों में अपने घर जा रहे भूखे प्यासे प्रवासी मजदूर व उनके परिवारजनों ने भरपेट भोजन किया। कांग्रेस के खेकड़ा ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस भंडारे को लेकर आम जनमानस ने सराहना की।
मेरा नाम अकबर चौधरी है, कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत है। अच्छा, आज तो यहाँ पे हाईवे पे आप खाना वितरित कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये लोग जो है काफी परेशान और पैदल जा रहे हैं, भूखे प्यासे, हमें पे उनका देखा नहीं गया, इसलिए हमने एक भंडारे का आयोजन किया है। अच्छा, कब से लगे हुए हैं आप? माँ सुबह 5:30 बजे यहाँ पर आ गया था, तो काफी लोग पैदल जा रहे थे, उन्हें हमने खाना खिलवाया है। तो ये हमारा फर्ज बनता है प्रवासी मजदूरों को, और जब तक ये चलता रहेगा हम उनकी सेवा करते रहेंगे, हम किसी को भूखा देखना पसंद नहीं करेंगे। 11 साल की बच्ची ने अपने जन्मदिन पर अपनी गुल्लक में जमा किए गए 5,230 रुपए को खिदमत रोटी बैंक बड़ौत में बन रहे गरीबों के लिए कम्युनिटी किचन में दान कर दिया। 20 मई 2020 को बड़ौत पट्टी चौधरान निवासी खिदमत सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान मलिक की 11 साल की बेटी फाइका मलिक ने अपने बर्थडे की पार्टी मनाने से इनकार कर दिया और अपनी गुल्लक में जमा किए गए 5,230 रुपए गरीबों के लिए बनाए जा रहे खाने के लिए दान कर दिए और कहा कि जो आजकल व्हाट्सएप पर छोटे छोटे बच्चे अपने मजदूर माता पिता के साथ पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं, हो सके तो उसके पैसों से उन बच्चों को खाना खिला दें। साथ ही सोसाइटी अध्यक्ष ने अपनी बेटी से वायदा किया कि आपके पैसों के कल छोले पूरी और गुलदाना बनवाकर जरूरतमंदों को पहुंचा दिए जाएंगे। जो आपकी सोसाइटी गरीबों के लिए खाना बनवा रही है, मेरे पैसों से भी उनके लिए खाना बनवा देना। बरेली एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मोबाइल के द्वारा कॉल करके ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा। इन आरोपी के पास से 10,03,800 रुपए, 48 एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, 4 मोबाइल फोन, 4 ड्राइविंग लाइसेंस और 1 जाइलो कार बरामद की गई है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए रुपए, एटीएम व डेबिट कार्ड आदि को जब्त कर लिया गया। बरेली के थाना बारादरी और फरीदपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से 3 आरोपी रियासत पुत्र बशीर खान निवासी गांव उडला जागीर थाना B3 चैनपुर, इमरान नबी पुत्र कल्लू नबी निवासी गांव संग्रामपुर थाना बिसोली जिला बदायूं और दिलशाद पुत्र अख्तर हुसैन निवासी मोहल्ला मिर्दान थाना फरीदपुर जिला बरेली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे लोगों को लालच देकर धोखाधड़ी कर बैंक खाते हासिल कर लेते थे और बैंकों में आधार कार्ड में नाम और पता चेंज कर बैंकों में फर्जी खाते खोलकर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड को धोखाधड़ी करके अपने नाइजीरियन साथी सैम से मिलकर लोगों को फोन कर उनके खाते की OTP प्राप्त कर लेते थे और लोगों के खाते से ऑनलाइन रुपए निकाल लेते थे। इस मामले में थाना बारादरी में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोपी के पास से 10,03,800 रुपए की नकदी, 48 बैंकों के ATM, डेबिट कार्ड, 4 मोबाइल फोन, 4 ड्राइविंग लाइसेंस और दिल्ली नंबर 1 रजिस्टर्ड जाइलो कार भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो ASP CO बारादरी अभिषेक वर्मा और ASP अंडर ट्रेनिंग अभिमन्यु मांगलिक और इनकी टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले जो अकाउंट में फ्रॉड करते हैं वैसे एक गैंग को पकड़ा है, जिसके 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक थाना B3 चैनपुर क्षेत्र का, एक जनपद बदायूं का और एक थाना फरीदपुर क्षेत्र का है। साथ ही साथ इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इस मोडस ऑपरेंडी पे काम करने वाले और इनके साथ जुड़े हुए और भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें नाइजीरियन ग्रुप का भी नाम सामने आया, उसमें एक सदस्य के नाम भी मिले हैं और भी हमारे पास लिंकेजेस मिली है जिस पे काम चल रहा है। ये मूलतः लोगों को फ़ोन करके फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू तथा अन्य मोडस ऑपरेंडी के थ्रू लोगों के अकाउंट हैक करके अपने अकाउंट में ये पैसे मंगाते थे। जो अकाउंट ये क्रिएट कराते थे वो आम नागरिकों के, मुख्यतः गरीबों को ये तरह तरह के झांसे देके उनसे अकाउंट खुलवाते थे, उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खुलाते थे और उसमें जिस व्यक्ति से ठगी करते थे उनके पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको तुरंत निकाल लेते थे, जिससे कि अकाउंट ब्लॉक होने के पहले ये सारी की सारी रकम जो ठगी के थ्रू ट्रांसफ़र की होती थी उसको निकाल लेते थे। मुखबिर से इस चीज़ की सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इस पर हमारे दोनों अधिकारियों ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलके बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में इसमें काम किया और 10 लाख से ज़्यादा की कैश की बरामदगी, 48 डेबिट कार्ड, गाड़ी, 6 मोबाइल फ़ोन कुल इनसे बरामद किए गए हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इनसे मिली है जिस पे पुलिस टीम काम कर रही है। इस तरह ये अत्यंत ही सराहनीय कार्य पुलिस टीम ने किया है
और इस तरह का एक बड़ा गैंग वर्कआउट किया है और अच्छी रिकवरी इन्होंने की। सर कितने समय से ये गोरखधंधा ठगी का गोरखधंधा चल रहा था और कितने लोगों को अब तक शिकार बनाया गया है? साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि नाइजीरियाई मूल के कुछ लोग जो हैं वो मुख्य आरोपी के तौर पर इस पूरे मामले में शुमार रहे हैं, तो पुलिस उन तक पहुंचने के लिए किस तरीके से प्रयास करेगी? देखिए, मैं अभी भी बताया था कि पिछले 2-2.5 साल से ये लोग काम कर रहे थे और इन्हें भी अब इसका अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोगों को इन्होंने अपनी ठगी का शिकार बनाया है। जो एक रफ आइडिया है कि 100 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने ठगी का शिकार बनाया है। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि इनसे जो हमें टिप मिली है उसमें कुछ नाइजीरियाई भी इन्वॉल्व है। हमारी पुलिस टीम उस पर काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। क्या इसका जांच का की बड़ी रिकवरी है, क्या इसका जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा, उन लोगों तक भी पहुंचा जाएगा कि जो इसके खाते खुलवाते थे, इनके साथ साथ और भी, क्योंकि बड़ा टीम लग रही है, तो उसको किस तरीके से कहीं मैंने बताया, पुनः मैं बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया कि इसमें कई सारे क्लूज हमें मिले हैं। ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जिसमें लोकल लोगों के साथ साथ अन्य स्टेट के लोग और बाहर के नेशनल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। इस पे सुनियोजित तरीके से पुलिस टीम काम कर रही है और आगे भी काम करेगी और लोगों की गिरफ्तारी और बरामदगी हम कराने का प्रयास करेंगे। सर, इससे इधर जानना चाहेंगे कि बारादरी थाना इलाके में एक बच्चे पर पुलिस की पिटाई का आरोप लगा था। जांच की सुई कहां तक पहुंची है और क्या कुछ अपडेट इस पूर्व मामले में? और देखिए, मैं इसमें पूर्व में भी इसमें बाइट में अपलोड कर चुका हूँ, संभवतः आप लोगों ने देखा होगा। उस क्षेत्र में लॉकडाउन का बार बार उल्लंघन हो रहा था और उसमें पुलिस टीम द्वारा रेगुलरली जाके वहाँ अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था और घटना वाले दिन भी, उसके पहले भी कई बार वहाँ पे जाके लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया और उसी दौरान जब पुलिस की चीता मोबाइल वहाँ गई और लोगों को खदेड़ा, उसी दौरान उस बालक को चोट लगी। उसमें भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जा रहा था कि उस बालक का हाथ फ्रैक्चर कर गया है। पुलिस टीम तत्काल उनको ट्रेस करा के हॉस्पिटल ले गई, उनका एक्सरे कराया, चोटें मामूली थी। फिर भी इस प्रकरण में मैंने पूर्व में भी बताया है, ASP को इसकी जांच दी गई है। जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आएंगे अकॉर्डिंगली कार्रवाई। एक छोटा सा मामला और है, तो महिला है, सोशल टाइप का ही है। जनपद शामली की कैराना पुलिस व गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर गोकशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे गोकश को पुलिस ने पकड़ लिया, जहां से पुलिस ने घायल गोकश को कैराना CSC में भर्ती कराया, जहां पर घायल को उपचार दिया जा रहा है। पुलिस को मुखबिर से गोकशी की सूचना मिली थी, जिस पर कैराना पुलिस ने टीम गठित कर दबिश दी। मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गाँव गोगवान का बताया जा रहा है। पुलिस घेराबंदी के दौरान गाँव गोगवान के जंगलों में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे उपचार हेतु कैराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल व गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक अदद तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने 3 कुंटल प्रतिबंधित पशु मांस भी बरामद किया है। कैराना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद शामली के कैराना थाना पुलिस से कल देर रात गो तस्करों की मुठभेड़ हो गई। गोकशी की सूचना पे गोगवान के जंगल में कैराना थाना पुलिस पहुंची थी, जहां पर उनकी गोकशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 शातिर गोकशी करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 3 कुंटल प्रतिबंधित पशु मांस, पशु काटने के औजार, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखे बरामद किए गए हैं। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।